हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम जिसका नाम है बर्चेस। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोइट की बायोग्राफी जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। उनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट में और वो 89 ईयर्स तक जिए। उनके पेरेंट्स थे विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर और उनकी मदर थी इसाबेल मूडी और उनकी जो पत्नी थी स्पाउस थी वो थी एलिनोर मिरियम वाइट। और एजुकेशन इन्होंने ली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और डॉट माउथ कॉलेज से। ऑक्यूपेशंस, वो एक अमेरिकन पोइट्स थे और प्ले राइटर्स थे। अवार्ड्स, उन्हें 4 बार फेमस पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है और ये 4 बार कब कब था 1924, 1931, 1937 और 1943। ये 4 साल उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था और वो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की पोइट लॉरिएट रहे थे 1961 में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन 1894 को उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम जो माई बटरफ्लाई एंड एलिजी थी उसे $15 में बेचा था और उन्हें 40 ऑनरी डिग्री मिली हुई हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, जिसमें से फेमस है प्रिस्टन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। साथ ही वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थी जिन्हें 2 ऑनरी डिग्री मिली थी डॉट माउथ कॉलेज से। उनका यानी 20 जनवरी 1961 को उनको इनवाइटेड किया गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा inaugurations to read his well-known poem The Gift Outright को पढ़ने के लिए। His epitaph, उनकी जो कब्र है, कब्रगाह है जिस पे उन्हें दफनाया गया था, उनको कौन सी लाइनें लिखी, उनकी लास्ट पोएम जो थी द लास्ट लेसन ऑफ टुडे जो 1942 में उन्होंने लिखी थी, उसकी फेमस पोएम उसके एपिटैप पे लिखी गई हैं। उनकी 2 फेमस कोटेशंस हैं। ए मदर टेक्स 20 years टू मेक ए मैन ऑफ हर बॉय एंड अनदर वुमन मेक्स ए फूल ऑफ हिम इन 20 minutes। पोइट्री इज मैन एंड इमोशंस हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस लाइनें हैं। मेजर वर्क की बात की जाए तो उन्होंने फेमस वर्क द रोड नॉट टेकन, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, बर्चेस, फायर एंड लाइफ, फायर एंड आइस, टू ट्रैम्प इन मड टाइम, द गिफ्ट आउटराइट, मेंडिंग वॉल, फेमस है मेंडिंग वॉल तो आपने लगभग सबने पढ़ी होगी, न्यू हैम्पशायर, ए विटनेस ट्री, माउंटेन, इंटरवल और भी कई सारी। बर्चेस जो पोएम है वो लिखी गई थी 1913-1914 के बीच में और ये फर्स्ट अपीयर हुई थी अटलांटिक मंथली में 1950 में और ये दोबारा पब्लिश हुई थी माउंटेन इंटरवल 1916 में। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अटलांटिक मंथली 1915 और मंथली इंटरवल 1916 में। जो बर्चेस है वो ओरिजिनली ली गई थी स्विमिंग बर्चेस टाइटल से और ये जो पोएम है वो 50 लाइन की विदाउट स्टैंजा ब्रेक की पोएम है, यानी कि कंप्लीट एक पोएम है, इसमें कोई स्टैंजा ब्रेक नहीं है। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। उसकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्सेशनल यानी ऐसे बातचीत जैसी है और इसमें यूज़ किया गया फर्स्ट पर्सन आई और सेकंड पर्सन यू का यूज़ किया गया। अगर इस पोएम की थीम की बात करें तो ये इमेजिनेशंस वर्सेस रियल वर्ल्ड की। बर्चेस एक पेड़ होता है, एक पतला सा पेड़ होता है, जब बर्फ़ गिरती है और बर्फीला जो तूफ़ान आता है उसकी वजह से ये झुक जाते हैं और अगर एक बार ये झुक गए तो फिर ये कभी दोबारा से खड़े नहीं हो पाते, अपनी जो प्रीवियस पोजीशंस थी, पास्ट पोजीशंस थी, उसको वो दोबारा कभी अचीव नहीं कर पाते। तो इस पोएम में पोइट ने इमेजिन किया है कि हो सकता है कि ये बर्फ़ से ना झुकी हों बल्कि किसी बच्चे की झूलने उसके वज़न से ही झुकी हों। तो ये सारी इमेजिनेशंस अब पोइट हमें यहाँ पर अपनी पोएम्स में दिखाएगा। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जाने जाते थे अपनी पोएम जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो लिखते थे। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को हम देखते हैं। When I see birches bent to left and right, जब मैं इन बर्चेस के पेड़ों को देखता हूँ जो बेंट झुक चुके हैं अपनी दाईं और बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट और राइट झुक चुके हैं, मुड़ चुके हैं। Across the lines of straighter darker trees, घने पेड़ हैं जो बिल्कुल सीधे एक लाइन में खड़े हैं, उनकी भीड़ में मैं देखता हूँ उन झुके हुए बर्चेस के पेड़ों को। I like to think some boys been swimming them,
मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि ज़रूर ही किसी लड़के ने, किसी बॉय ने इन पर झूला होगा और उसका जो वेट होगा, उसके वजन के कारण यह सब पेड़ झुक गए होंगे, बड़े झुक गए होंगे। बट स्विमिंग डज नॉट बैंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म डू। अब वो कह रहा है कि भाई झूलने से यह पेड़ इस तरीके से नहीं झुकते हैं, यह तो बर्फ़ के तूफान आने की वजह से झुके होंगे। यानी कि पिछले लाइन में वो कह रहा था हो सकता है किसी बच्चे के वजन से झुकी हो, लेकिन अब वहाँ पे पोइट ने क्लियर कर दिया कि झूलने से नहीं झुकते, यह तो बर्फ़ के तूफान आने की वजह से झुके हैं। अब वो आगे कहता है कि ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम loaded with ice a sunny winter morning after a rain। अक्सर आपने देखा होगा कि इन पेड़ों को सर्दियों की सुबह में जब थोड़ी धूप निकली होती है और बारिश के बाद इन पर बर्फ़ की एक चादर सी जम गई होती है और इससे ये बर्चेस के पेड़ थोड़े झुक गए हैं। दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ, ये एक दूसरे से टकराते हुए अब एक दूसरे को स्क्रैच खरोच करते रहते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहते हैं। एज द ब्रीज राइज, और जैसे जैसे हवा बहती है चलती है, यानी कि जैसे जैसे हवा बहती है चलती है तो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को ये स्क्रैच करते रहते हैं। और नेक्स्ट वो कहता है कि एंड टर्न मैनी कलर as the stir cracks and creases their enamel। अब यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि जब ये हवा चलती है एक दूसरे को टकराते हैं, एक दूसरे को स्क्रैच करते हैं, तो आगे वो बताता है और धीरे धीरे इनका जो कलर है, यानी कि जो मैनी कलर्स हैं, जो कलर है वो रंग बदलता है। चटकने के कारण, छाल के चटकने के कारण इनके तने में अलग अलग रंग नज़र आने लगते हैं। मैनी कलर्स हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो वो एक दूसरे से टकरा के उनमें अलग अलग उसके जो एनेमल, उसका जो तना है, उसमें ये डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं। सून द सन वार्मथ मेक्स देम शेड क्रिस्टल सेल। तुरंत ही, जैसे ही सूरज की गर्मी, यानी सूरज निकलता है और उससे गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से इनके ऊपर जो क्रिस्टल रूपी जो शैल जमी होती है, क्रिस्टल शैल रूपी जो बर्फ़ है वो जमी होती है, वो अब हटने लगती है, पिघलने लगती है। यानी गर्मी की वजह से जो उनके ऊपर क्रिस्टल शैल जैसी बर्फ़ थी वो पिघल रही है। नेक्स्ट कहता है सैटरिंग एंड एवेलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और फिर बर्फ़ टूटकर पहाड़ों पर से बह जाती है, वैसे ही यह पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिरती है। यानी कि पहले पेड़ गिरती है और फिर पहाड़ों से जैसे बर्फ़ गिरती है, एवलांचिंग होती है, आपने देखी होगी एवलांचिंग होते हुए, वैसे ही ये पेड़ों से गिरती है और ज़मीन पर टूट टूट के गिरने लगती है। सच हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे। उसके बाद जो पोइट है वो कहता है कि जो प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर वो जब जम जाता है बिल्कुल ग्लास की तरह लगता है, शीशे की तरह लगता है, और इस तरह से जो शीशे जो टूटे हुए होते हैं ना, उनके ढेर लग जाते हैं, ढेर हैं वो वहाँ दूर तक बह जाते हैं। यानी कि जो इतनी क्रिस्टल जैसी शीशे जैसी बर्फ़ है ना, उसके टूटे हुए ढेर हैं वो दूर तक बह जाते हैं, बिल्कुल ग्लास जैसे लगते हैं वो उसके पार्ट्स। उसके बाद कहता है कि यू डिड थिंक द इनर डूम ऑफ हेवन हैव फॉलन। तो तुम ऐसा सोचोगे कि कैसे सोचेंगे हम, जैसे हेवन जो है स्वर्ग है ना, उसका जो गुम्मद रूपी छत है उसके टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे हैं। हमें इमेजिन करा है पोइट ने, वो बर्फ़ पेड़ों से टूट टूट कर ऐसे गिरती है जैसे हेवंस की छत है ना, जो गुम्मद रूपी छत है हेवंस की स्वर्ग की, वो टूट टूट कर नीचे गिर रही है। नेक्स्ट, दे आर dragged to the withered bracken by the Lord।
अब वो कहता है कि इन बर्चेस के पेड़ों पर इतना ज़्यादा वजन पड़ा है कि यह झुक कर जो छोटे छोटे जो मुरझाए हुए पेड़ होते हैं ना, विदर्ड्स, मुरझाए हुए फर्म्स के छोटे छोटे पौधे होते हैं, अगर हम कहें तो बिल्कुल छोटे पौधे फर्म्स जो होते हैं उनके पास तक पहुंच जाता है, इतना ज़्यादा ये झुक चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ये नॉर्मल नहीं झुकी, यानी कि इतने वज़न इन पे स्टॉर्म्स की वजह से पड़ता है कि बिल्कुल मतलब जो ग्राउंड है उस पर जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं, मुरझाए फर्म्स होते हैं, वहाँ तक ये मुड़ जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, इतना अधिक वो झुका हुआ होता है। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक once they are bobbed so low for long they never right themselves। उसके बाद वही पोइट कह रहा है कि इतना अधिक झुकने के बाद भी ये जो बर्चेस के पेड़ है ना कभी टूटते नहीं हैं। हालांकि मुझे यह पता है कि ये इतने अधिक झुक चुके हैं कि अब कभी दोबारा से यह सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, अपनी पहली वाली पोजीशंस, अपनी पहली वाली स्थिति को ये दोबारा नहीं पा सकेंगे। You may see their trunk arching in the woods year afterwards। आप उनके तनों को जंगल में देख सकते हैं उसी तरह से झुके हुए जैसे कई सालों पहले आपने देखा था। कितना भी समय क्यों न बीत जाए, अगर यह पेड़ एक बार झुक गया तो फिर कभी भी ये सीधा नहीं होगा, आपको हरदम वैसा ही वो देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और इनके पत्ते लहराते हुए ज़मीन को छू रहे होंगे, यानी इतने ही झुके होंगे, उनके पत्ते और अधिक नीचे झुक गए होंगे और वो ज़मीन को छू रहे होंगे। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर दैम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। यह उन लड़कियों के जैसे लगते हैं जो अपने घुटनों के बल बैठी हुई हों और अपने बालों को बिखेरे हुए हों ताकि धूप में वो अपने गीले बालों को सुखा सकें। बर्चेस के पेड़ के जो पत्ते हैं वो उस लड़की की तरह ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पोइट इमेजिन कर रहा है कि जैसे कोई लड़की अपने घुटनों के बल बैठकर अपने बालों को सुखा रही हो, बर्चेस के पेड़ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। But I was going to stay when truth broke in। परंतु मैं कुछ कहने वाला था या कुछ बताने ही वाला था, लेकिन सच्चाई जब सामने आ गई है, यानी कि वो बताने वाला था। But I was going to say when truth broke in it with all her matter of fact about the ice storm। मैं यह सब क्यों भूल गया कि मैं तो इस आइस स्टॉर्म के बारे में आपको बताने वाला ही था। यानी कि कह रहे हैं मैं कैसे भूल गया, मैं तो आपको ये आइस स्टॉर्म जो है उसकी वजह से जो हुआ वो बताने वाला था। आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड दैम। मैं तो अभी भी यही प्रीफर करूँगा, यानी कि मैं तो अब भी यही पसंद करूँगा कि किसी लड़के के झूलने के कारण बैंड हुए हैं, झुके हैं, आइस स्टॉर्म की वजह से नहीं। As he went out and in to fetch the cows। अब ये यहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे झुके होंगे। अब ये कह रहा है कि भाई बर्फ़ से नहीं झुके हैं तो एक लड़की की वजह से झुके हैं, वो क्यों झुके हैं उसकी इमेजिनेशन से आगे बता रहा है कि जब वह लड़का आता है और जाता है अपनी गायों को इन पेड़ों में से लाने के लिए, तभी वो इस पर झूलता है। यानी कि अपनी वो गाय चराता है तो कभी गायों को लेने के लिए, कभी उनको जंगल में छोड़ने के लिए जब आता है तो वो उन पर झूलता है, इस वजह से वो झुके होंगे। सम बॉयज़ टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल। या कोई ऐसा लड़का जो शहर से इतनी दूरी पर है कि उसे तो बेसबॉल खेलना आता ही नहीं है, फिर भी वो इस तरह के गेम खेलता है। Whose only play was what he found himself। और उसका जो ये खेल था वो सिर्फ वही था जो उसने खुद से ढूंढा था, जो पहले से चले आ रहे खेलों को में से नहीं था, जो पहले से चले आ रहे खेल उनमें से नहीं था। उसने तो ये नया खेल अपने आप ईजाद करा था, अपने आप ढूंढा था। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन।
वो गेम ऐसा था जो वो गर्मी में खेल सकता था, सर्दी में खेल सकता था, साथ ही वो अकेले भी खेल सकता था क्योंकि उसके पास तो कोई खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, वो तो अकेला था। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर ट्री। एक एक करके उसने अपने पिता के सभी पेड़ों को अपने अधीन कर लिया था, उसने सभी पेड़ों को झुका दिया था। बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार लगातार उस पर झूल कर, उन पर चढ़ कर उसने क्या करा, पेड़ों को झुका दिया। Until he took the stiffness out of them, कब तक करता रहा वो बार बार, ऐसा उसने तब तक किया जब तक कि वह पेड़ अपनी कठोरता को खत्म नहीं कर देते या वो झुक नहीं जाते, तब तक उसने वो कार्य करा। And not one but hung limbs, not one was left from him to conquer, एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जो सीधा खड़ा रह गया हो, जिस पर वो चढ़ा नहीं हो, उन सभी पर उसने विजय प्राप्त कर ली। यानी कि जितने भी पेड़ थे सारे झुके हुए हैं, सारों को उसने झुका दिया है, सब पर वो चढ़ा है और सब पर उसने विजय प्राप्त की है। He learned all there was not to learn about not launching out too soon, जो कुछ भी वो सीख सकता था उन पेड़ों पर चढ़कर, उसने वो सब कुछ सीख लिया। उसने सीखा कि तुरंत ही इन पेड़ों पर से नहीं कूदना है, उसे एकदम जंप नहीं लगाना उन पेड़ों पर से, ये वो सीख गया था। अगर वो जंप लगाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो अगले लाइन में है। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और उसने पेड़ों को इतना भी नहीं खींचना था कि वो ज़मीन को छू जाएं जिससे वो पेड़ों को नुकसान हो जाए। He always kept his poise to top branches, उसने हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा जब तक कि वो सबसे ऊपरी ब्रांच पर नहीं पहुंच गया हो। यानी कि अपने उसको पेशेंस को, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा जब तक कि वो बर्चेस जो पेड़ है उसके टॉप ब्रांच तक नहीं पहुंच गया, टॉप शाखा तक नहीं पहुंच गया। उसके बाद वो कहता है कि क्लाइंबिंग केयरफुली विद सम पेन्स यू यूज टू फिल ए कप, बिल्कुल उसी तरह केयरफुल, उतने ही दर्द के साथ जितना दर्द एक कप में चाय भरने से होता है। कितना दर्द, जैसे एक चाय भरने की होता है। अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम, जब आप एक कप को भर रहे होते हैं तो आपको अपने हाथों पर कंट्रोल रखना पड़ता है कहीं ज़्यादा चाय न भर जाए, इसलिए यानी कि इतना पेशेंस, इतना कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ता है। देन ही फ्लंग आउटवर्ड फिट फर्स्ट विद ए स्विस, ऊपर चढ़ने के बाद वो अपने पैरों को बाहर की तरफ कर लेता है और ऊपर से कूद जाता है, सरसराहट की आवाज़ के साथ वो नीचे आता है तो पहले उसके क्या ज़मीन को छूते हैं, उसके पैर ज़मीन को छूते हैं। वो सरसराहट करके जब ऊपर से छलांग मारता है तो सरसराहट की आवाज़ आती है, तो वो सीख गया है कि ऊपर चढ़ने के बाद अपने पैरों को बाहर की तरफ कर लेता है और फिर ऊपर से कूदता है और सरसराहट की आवाज़ के साथ नीचे आता है और उसके पैर पहले ज़मीन को छूते हैं। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, हवा से ज़मीन तक वो आराम से कूदता हुआ नीचे उतर आ जाता है, नीचे उतर गया या कह सकते हैं नीचे आ जाता है वो आराम से। सो आई वॉज वंस माई सेल्फ ए स्विंगर ऑफ बर्चेस, मैं भी इसी तरह का था, मैं भी इन बर्चेस के पेड़ों पर झूला करता था। कब, पोइट यहाँ पर अपने बचपन की याद ताज़ा कर रहा है कि वो जब छोटा था वो भी ऐसे ही बर्चेस के पेड़ों पर झूलता था, इसी तरह से ऊपर से वो कूद जाता था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैं एक सपना देखता हूँ कि मैं पहले वाले समय में पहुँच जाऊँ और वापस या पहले वाले समय में पहुँच जाऊँ या फिर वापस लौट जाऊँ। वापस कहाँ लौट जाऊँ, अपने बचपन में। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, और ऐसा मैं तब सोचता हूँ जब मैं थका हुआ होता हूँ, उदास और ध्यान
ध्यान में होता हूँ या सोच विचार की मुद्रा में होता हूँ। यानी उसने बताया कब कब वैसे करता है, जब वो थका हुआ होता है, उदास होता है या ध्यान में होता है, साथ ही वो सोच विचार की पोजीशन में होता है, तब वो ऐसी चीज़ें उस चीज़ को वो याद करता है कि वो पीछे अपने बचपन में चला जाए। एंड उसके बाद वो कहता है कि एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगन ओवर, मे नो फेट willfully मिसअंडरस्टैंड मी। अब यहाँ पे ये कंसिडरेशंस तक हमने कर लिया था कि एंड यहाँ पे ये एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक ए पैथस वुड, ये है नीचे। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक ए पैथस वुड मतलब, और ज़िंदगी जो है एक जंगल की तरह हो गई है जिसमें कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ भूल भुलैया और मुश्किलें हैं, इसलिए वो पैथस वुड की तरह हो गई लाइफ। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द काउ वेब, कॉबवेब्स की, कॉबवेब होता मकड़ी का जाला, जहाँ तुम्हारे चेहरे पर धूप पड़ने से वो हल्का सा जल जाता है और उसमें मकड़ी के जालों की वजह से जलन होती है। यानी कि ऐसी लाइफ हो गई, यानी कि जंगल जैसी हो गई, भूल भुलैया हो गई है और धूप आपके चेहरे को हल्का सा जला देती है, मकड़ी के जालों की वजह से आपको उस चेहरे पर जलन होती है। ब्रोकन अक्रॉस इट, साथ ही वो जाले टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड वन आइज इज वीपिंग फ्रॉम ए ट्विग्स हैविंग लैशेज अराउंड इट ओपन, और एक आंख में से आंसू निकल रहे होते हैं क्योंकि किसी पेड़ की डाली से आंख पर कोड़े जैसे पड़ते हैं, उस तरह की चोट लग गई आंख पे और इस वजह से उसमें से आंख में से पानी आ रहा है। आई डिड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ एविल एंड देन केम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। तो कहता है कि मैं कुछ समय के लिए इस धरती से दूर चला जाना चाहता हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद वापस आना चाहूँगा और दोबारा से उसे जीना चाहूँगा। यानी कि लाइफ में मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। पोइट कह रहा है कि मैं छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ पर मैं वापस भी आना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं वापस नहीं आना चाहता। May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish। कहीं भाग्य जानबूझकर या मिसअंडरस्टैंड होकर मेरी इस प्रेयर को सिर्फ आधी ही ना मान ले। कैसे आधी ना मान ले? क्या यानी वो कहीं या तो जानबूझकर ना कर दे भाग्य या मिसअंडरस्टैंड, यानी उससे गलती ना हो जाए और मेरी आधी प्रेयर को ही वो ना मान ले। इसलिए वो कहता है स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, और क्या कह रहा है कि और छीन कर मुझे इस ज़िंदगी से दूर कर दे, फिर कभी वो ज़िंदगी मुझे वापस ना दे या वापस ना भेजे। यानी कि ऐसे ना हो कि वो मेरी आधी प्रेयर ही सुन ले, मुझे यहाँ से ले तो जाए पर वापस ना छोड़ के जाए। तो इससे तो मेरी ज़िंदगी उसने ले ली और मुझे वापस भी नहीं दी। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये पृथ्वी सबसे सही जगह है प्यार करने के लिए। I don't know where it's likely to go better, मैं नहीं जानता कि इससे बेहतर जगह कहाँ होगी जहाँ मैं जाना पसंद करूँगा इस पृथ्वी, इस धरती के सिवा। यानी कि यही प्यार करने की सबसे अच्छी जगह है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जाना चाहूँगा। I did like to go by climbing a birches tree, अगर ऐसी कोई जगह होती तो मैं वहाँ बर्चेस के पेड़ पर चढ़कर उस जगह को देखना चाहूँगा और मैं वहाँ जाना चाहूँगा। एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस अप ए स्नो वाइट ट्रंक, और जो बर्चेस की जो काले रंग की
शाखाएं, ब्रांचेस होंगी, उन पर मैं चढ़ना चाहूँगा, लेकिन बर्फ़ वहाँ पड़ी होगी, तो इसलिए उस पेड़ के जो ट्रंक होंगे वो बर्फ़ के कारण सफ़ेद कलर के दिख रहे होंगे, वाइट कलर के होंगे। टुवर्ड हेवन, उस पर चढ़कर मैं हेवन या स्वर्ग की ओर जाऊँगा। टिल द ट्री कुड बेयर नो मोर, जब तक कि वो पेड़ मेरे वज़न को सह नहीं पाएगा, यानी कि जब तक मैं हूँ, जब तक वो मेरे वज़न को सह ले, मेरे वज़न को नहीं सह पाएगा तो टूट ही जाएगा, झुक ही जाएगा। बट डिप्ट इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, परंतु ऊपर जाने के बाद मेरे वज़न के कारण, मेरे वेट के कारण वो थोड़ा झुक जाएगा और मुझे भी वो नीचे की ओर ले आएगा, यानी ऊपर जाने के बाद वो वज़न की वजह से झुकने लगेगा। दैट्स वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, यह बहुत अच्छा होगा, दूर जाना भी और वापस आना भी, क्योंकि बर्चेस के पेड़ पर चढ़कर आप यहाँ से दूर जाओगे और जब यह मुड़ेगा तो आप वापस हो जाएंगे, यानी बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे जाना। वन कुड डू वर्स दैन ए स्विंगर ऑफ बर्चेस, इस दुनिया में आप और भी अधिक वर्स, और भी अधिक बुरा कर सकते हो इन बर्चेस के पेड़ों पर झुकने के अलावा, क्योंकि इसमें तो कोई बुराई नहीं है, आप तो इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकते हो। तो ये थी बर्चेस की लाइन बाय लाइन हिंदी समरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस आंसर के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।